नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम सारण एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वाक्य। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य विचार। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है वाक्य के टॉपिक न हो और संबंधित प्रश्न न आए। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाक्य विचार से, चाहे वो वाक्य शुद्धि का हो और चाहे जैसे वाक्य हिंदी में कितने प्रकार के हैं इन पर आधारित है कोई प्रश्न हो। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, वाक्य विचार। अगर हम इसकी एक सामान्य परिभाषा की बात करें, सामान्य परिभाषा जिसको हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, सामान्य परिभाषा की अगर बात करें हम तो ये है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से सार्थक शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य। ये परिभाषा तो हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम एक व्याकरणिक परिभाषा की बात करें तो वो इस प्रकार है। व्याकरणिक अगर परिभाषा की अगर बात करें हम तो निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित सार्थक शब्दों के, निश्चित क्रम में व्यवस्थित सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। यानी निश्चित क्रम में व्यवस्थित सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। एक व्याकरणिक परिभाषा की बात करें, वैसे सामान्य अगर परिभाषा की बात करें कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। अब बात करें हम थोड़ी, एक दो बातें हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा। एक बात तो ये महत्वपूर्ण है कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में अगर हो और उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता हो तो वो पद कहलाएंगे, शब्द नहीं। अलग अलग कोई चीज है तो वो
क्या है, शब्द है। अगर उनको एक व्यवस्थित क्रम में, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, जैसे पढ़ता है राम पुस्तक है। अब ये क्या है कि चारों के चारों ये शब्द है, ये क्या है, शब्द है, ये अलग अलग है। लेकिन मैं अगर इनको एक व्यवस्थित क्रम में लिख देता और उस एक वाक्य बना देता और उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलता, तो ये फिर पद कहलाएंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये क्या है, एक वाक्य है, और ये अब राम पुस्तक पढ़ता पद, ये शब्द नहीं होकर के पद कहलाए, अलग अलग है इस तरीके से। तो शब्द है, अगर इनको वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं तो पद कहलाएंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें वाक्य भाषा की, वाक्य भाषा की, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, यानी वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई। वर्ण होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य भाषा की क्या है, सबसे बड़ी इकाई है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। और वाक्य भाषा की प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई है। ये बात भी हम यहां लिख सकते हैं, वाक्य भाषा की, भाषा की प्रथम पूर्ण सार्थक, सार्थक बड़ी इकाई है और सार्थक इकाई है, प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई है वाक्य भाषा। वाक्य भाषा की प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई, और वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है, और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। और ये भी है कि भाषा की प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई है वो वाक्य है। वैसे तो भाषा की बात करें कि प्रथम सार्थक इकाई क्या है, कि शब्द है। शब्द का भी अपना एक अर्थ होता है, वो सार्थक है। लेकिन पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी है, वो वाक्य है। पूर्ण सार्थक इकाई भाषा की कौन है, वाक्य है। कई बार हम देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई है। प्रथम सार्थक इकाई भाषा की शब्द है, भाषा की प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हो। अब हम वाक्य के अनिवार्य जो तत्व हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर वाक्य के अंग कितने हैं उनको पढ़ेंगे, फिर वाक्य के प्रकार कितने हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य के अनिवार्य तत्व है। वाक्य के अनिवार्य तत्व है।
कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 माने जाते हैं। अगर इन 6 नियमों का अगर कोई वाक्य पालन नहीं करता है तो वो सार्थक वाक्य नहीं माना जाएगा, यानी उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। तो फिर वाक्य क्या है, गलत माना जाएगा। कई बार हम वाक्य शुद्धि में आ जाते हैं इस प्रकार के। तो सबसे पहला जो तत्व माना गया है वो है पदक्रम। वाक्य में शब्दों का क्रम निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शब्द को कहीं पर भी रख देते हैं, नहीं। वाक्य एक यूं कह सकते हैं हमें कि कारकों का एक समूह है। वाक्य क्या है कि कारकों का क्या है, एक समूह है। उनमें जितने भी कारक आते हैं वो एक निश्चित क्रम में आएंगे। अगर उस क्रम की अवहेलना की जाती है तो फिर वाक्य गलत माना जाता है। तो वाक्य में वाक्य में शब्दों का वाक्य में शब्दों का या यूं कह सकते हो कि पदों का क्रम निश्चित होता है। वाक्य में शब्दों या पदों का जो क्रम है वो निश्चित होता है। कैसे? एक सामान्य वाक्य की अगर हम संरचना देखें, सामान्य वाक्य की संरचना इस प्रकार से रहेगी। सामान्य वाक्य की संरचना सामान्य वाक्य की संरचना है तो कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया। ये तो एक सामान्य वाक्य की संरचना है, कर्ता, कर्म और क्रिया। सामान्य वाक्य की संरचना तो ये कहती है कर्ता, कर्म और क्रिया। अगर किसी वाक्य में एक से अधिक कारकों का प्रयोग होता है तो कारक किस तरीके से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया। हम अगर बात करें, एक टिप्पणी के तौर पर अगर हम लिखें, अगर वाक्य में वाक्य में एक से अधिक कारकों का एक से अधिक कारकों का एक साथ कारकों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया तो कारक कारक निम्नलिखित क्रम से आएंगे। यानी अगर वाक्य में एक से अधिक कारकों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो कारक का आने का वाक्य में जो क्रम रहेगा वो
कि संबोधन कारक है वाक्य में सबसे पहले आएगा। संबोधन कारक, इसका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। संबोधन कारक का वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। वाक्य संबोधन कारक के बाद शुरू हो। संबोधन कारक के बाद कर्ता कारक। अब कर्ता के बाद जो कारक आएंगे, अगर एक से अधिक कारक आते हैं तो फिर उल्टे क्रम में आएंगे। जैसे कर्ता के बाद कर्म नहीं आएगा, अगर एक से अधिक कारक आते हैं तो फिर अधिकरण कारक अगर वाक्य में है तो पहले अधिकरण आएगा, अधिकरण कारक आएगा। अधिकरण के बाद संबंध कारक आएगा। संबंध के बाद अपादान आएगा। अपादान के बाद संप्रदान आएगा। संप्रदान के बाद करण कारक आता है और करण कारक के बाद कर्म कारक आएगा। कर्म में भी क्योंकि कर्म दो होते हैं, कई बार वाक्य में गौण कर्म भी होगा और उसके बाद मुख्य कर्म आता है। पहले गौण कर्म आता है फिर मुख्य कर्म, और बाद में अंत में क्या आएगी, क्रिया आएगी। एक से अधिक कारक अगर एक ही साथ, यूं मान लेते हैं कि एक वाक्य में आठों कारक आ गए, तो उनका क्रम कैसे रहेगा। सबसे पहले कौन सा कारक आएगा, 8 नंबर कारक आएगा संबोधन, फिर 1 नंबर कारक, उसके बाद उल्टे क्रम में अधिकरण 7 नंबर है, संबंध 6 नंबर है, अपादान 5 है, संप्रदान 4 है, करण 3 है और कर्म 2 है। 1 नंबर कर्ता पहले आ चुका है, यानी सारे के सारे उल्टे क्रम में आए। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। कई बार इस प्रकार का एक क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूं कि राम ने बाण से रावण को सीता के लिए मारा। अब इस वाक्य में वर्तनी की कोई त्रुटि नहीं है और इस वाक्य का जो अर्थ या जो भाव है वो हम समझ गए कि राम ने है रावण को किसके लिए मारा था और किससे मारा था। ये हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि वाक्य सही है या गलत है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य सार्थक है, क्योंकि सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, वर्तनी की कोई त्रुटि नहीं है, तो फिर हम इस वाक्य को सही मान लेते हैं। लेकिन इसमें त्रुटि है क्योंकि इसका जो पदक्रम है वो गलत है। जैसे राम ने, ये कर्ता कारक है, 1 नंबर पर आया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, संबोधन कारक है नहीं तो फिर कर्ता कारक है। फिर बाण से साधन, ये करण कारक है, ये 3 नंबर का कारक है। रावण को, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक है। सीता के लिए यानी संप्रदान कारक है, ये 4 नंबर है। अब देखो एक के बाद, 1 नंबर कारक के बाद 3 2 4, कर्म उल्टा नहीं है, यानी 1 नंबर के बाद 3 2 और 4 आगे आना चाहिए था, 1 के बाद 4 3 2, इस प्रकार से आना चाहिए। यानी सही वाक्य, ये वाक्य तो गलत है। सही वाक्य क्या है कि राम ने सीता के लिए बाण से रावण को मारा, ये है। अब यहां पर ये 1 नंबर कारक है, के लिए संप्रदान कारक है 4 नंबर, बाण से साधन करण कारक है 3, को कर्म कारक है 2 और ये क्रिया, यानी
एक के बाद कर्ता के बाद कर्म कारक उल्टे क्रम में आ गए ना, 4 3 2। तो इसीलिए अगर किसी वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त होते हैं तो कारकों का क्रम ये रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये क्रम रहेगा, पहले संबोधन कारक आएगा, उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद जो भी कारक आ रहा है वो उल्टे क्रम में आएगा। तो कोई भी कारक इनमें से आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही कारक है। किसी में संबोधन कारक हो सकता है, किसी में संबंध कारक हो सकता है, अधिकरण कारक हो सकता है, संप्रदान कारक हो सकता है, अपादान कारक हो सकता है, लेकिन क्रम ये रहेगा, एक कर्ता के बाद चाहे 6 नंबर कारक हो, चाहे 7 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, लेकिन वो घटते क्रम में आएंगे। पहले 7 नंबर, अगर 7 नहीं है तो 6, 6 नहीं है तो 5, 5 नहीं है तो 4, 4 नहीं है तो 3 या फिर 2, इस प्रकार घटते क्रम में आएंगे। ये देखना बहुत ही अनिवार्य है। तो पहला जो अनिवार्य जो तत्व था हमारा पदक्रम का था। पहला अनिवार्य तत्व क्या था? पदक्रम का। एक सामान्य वाक्य की तो संरचना ये रहती है कि कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया। अगर एक से अधिक कारक एक ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनका आने का जो क्रम है वो ये रहेगा। संबोधन कारक है वो कर्ता से पहले आएगा, एकमात्र ऐसा कारक है कि कर्ता कारक से पहले कौन सा प्रयुक्त होगा? वाक्य में संबोधन कारक प्रयोग होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाक्य में कर्ता कारक से पहले कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, तो वो संबोधन कारक होता है। ठीक है, क्रिया के पास जो कारक रहता है वो हमेशा कौन सा कारक रहता है? कर्म कारक रहता है क्रिया के पास। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी जो उनका अनिवार्य तत्व है वो है सार्थकता। सार्थकता का मतलब है कि वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हमें सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य गलत माना जाता है। यानी वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में नहीं करते। जैसे हम अक्सर कई बार कह लेते हैं नहीं, जैसे राकेश ने चाय वाई पी है। राकेश ने चाय वाय पी है। अब राकेश ने चाय तो ठीक है, सार्थक शब्द है। अब वाय क्या है? ये निरर्थक शब्द है। तो इस प्रकार अगर वाक्य में हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य गलत माना। राकेश ने चाय पी है, ये तो वाक्य सही है। चाय वाय पी है, ये वाक्य गलत माना। तो वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाना। इस बात का ये बहुत इजी है, सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य में होना चाहिए। इस तरीके के निरर्थक शब्द अगर वाक्य में लिखेंगे तो फिर उनका कोई अर्थ नहीं रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें 3 नंबर की, तो वो है योग्यता। योग्यता का मतलब इसमें यह है कि शब्द, काल, समाज, विज्ञान, इतिहास के अनुरूप होने चाहिए। शब्द काल के अनुरूप होने चाहिए, समाज के अनुरूप होने चाहिए, इतिहास के अनुरूप होने चाहिए,
समाज के अनुरूप होने चाहिए और विज्ञान के अनुरूप होने चाहिए। जैसे वाक्य में प्रयुक्त शब्द या वाक्य में प्रयुक्त शब्द काल, समाज, स्थान, इतिहास तथा विज्ञान के अनुरूप होने चाहिए। यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द काल के अनुरूप होने चाहिए, समाज के अनुरूप होने चाहिए, स्थान विशेष के अनुरूप होने चाहिए, इतिहास और विज्ञान के अनुरूप होने चाहिए। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, जैसे इंदिरा गांधी देश की प्रथम प्रधानमंत्री थी। एक वाक्य लिख दिया, हम उसका अर्थ भी समझ गए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन ये क्या सत्य है कि इंदिरा गांधी देश की प्रथम प्रधानमंत्री थी? ये बात इतिहास के विरुद्ध है, अनुरूप नहीं है, क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी नहीं थी। इसका मतलब ये बात इतिहास के विरुद्ध है, तो ये वाक्य गलत माना जाएगा, ये वाक्य गलत माना। यानी कोई बात अगर काल, समाज, इतिहास, विज्ञान के विरुद्ध है, जैसे मैंने ये कह दिया कि सचिन ने रेडियो का आविष्कार किया। अब सचिन ने क्या रेडियो का सचमुच में कोई आविष्कार किया है? नहीं है। रेडियो का आविष्कार करने वाला कोई और वैज्ञानिक था, सचिन नहीं था। इसलिए ये बात विज्ञान के विरुद्ध है, ये वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत माना जाएगा, क्योंकि इनमें योग्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया, योग्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे मैं कह देता हूं कि राम चाय खाता है। अब इनमें योग्य शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में चाय पी जाती है, खाई नहीं जाती, तो ये वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे हम अक्सर कई बार, जैसे हे नरीप, हे नरीप, मुझे मुझे अश्वय दीजिए, अश्वय अश्वय नहीं, अश्वय नहीं तो गज दीजिए। या हे राम, मुझे 2 रुपए दीजिए। दो नहीं तो
100 रुपए ये है। जैसे ये वाक्य देखते हैं कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे 2 रुपए दीजिए, अगर 2 नहीं दे सकते तो 100 रुपए दीजिए। अब जो व्यक्ति 2 रुपए नहीं दे सकता वो 100 रुपए कहां से देगा? समाज में हमारी एक परंपरा है, हम बड़ी चीज पहले मांगते हैं, बड़ी चीज नहीं मिलती है तो फिर छोटी चीज की मांग करते हैं। अगर इस प्रकार से होता है, राम मुझे 100 रुपए दीजिए, 100 नहीं तो 2 रुपए दीजिए, ये तो वाजिब था। यहाँ पर एक हे नृप, हे राजा मुझे अश्व दीजिए, यानी मुझे घोड़ा दीजिए। अश्व नहीं तो गज दीजिए, अगर घोड़ा नहीं दे सकते तो हाथी दे दो। अब समाज में घोड़े और हाथी के मूल्य में हाथी का मूल्य ज्यादा है, तो ज्यादा मूल्य वाली चीज हमें पहले मांगनी चाहिए और कम मूल्य वाली चीज हमें बाद में मांगनी चाहिए। इस प्रकार से होता, हे नृप मुझे गज दीजिए, गज नहीं तो अश्व दीजिए, ये तो सही था। लेकिन हमने पहले छोटी चीज की मांग की है और छोटी चीज हमें मिल नहीं रही है, फिर हमने बड़ी चीज की मांग। तो ये समाज के विपरीत है, ये समाज के अनुरूप है, तो ये दोनों वाक्य गलत है। तो ऐसी कोई भी चीज जो समाज, विज्ञान, इतिहास, काल के विरुद्ध हो तो वो वाक्य गलत माना। मैं ये कह दूं कि राम टी शर्ट पहनकर वनवास में गया था, उस समय टी शर्ट थी क्या? मैं ये कहूं नहीं, राम वत्कल वस्त्र पहनकर वनवास गया, ये तो सत्य है, लेकिन टी शर्ट पहनकर वनवास गया ये बात है बिल्कुल झूठी है। यानी योग्य शब्दों का चयन करना चाहिए वाक्य। तो 3 नंबर है कि वाक्य में योग्य शब्द। नंबर 4 है निकटता। निकटता वाक्य में दो पदों के मध्य, वाक्य में दो पदों के मध्य, दो पदों के से एक वर्ण का, एक वर्ण का अंतराल होना। हाँ? यानी वाक्य में दो पद है और एक उनके मध्य एक वर्ण का अंतराल होना चाहिए। जैसे राम आम खाता, यहां ये तो ठीक है लेकिन ये अंतराल ज्यादा है इसलिए गलत वाक्य। या इस प्रकार से कोई वाक्य हो, राम आम खाता है, ये भी गलत वाक्य है क्योंकि उनके बीच में अंतराल नहीं है। तो वाक्य सही कौन सा रहता है कि राम आम खाता है, यानी वाक्य के दो पदों के मध्य एक निश्चित अंतराल होना चाहिए। निश्चित अंतराल कितना कि एक वर्ण लिखा जा सके, एक वर्ण लिखा जा सके। तो निकटता का मतलब है कि वाक्य में जो पद या जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो निकट निकट होने चाहिए, लेकिन इनके बीच की जो निश्चित जो दूरी रहेगी वो एक वर्ण के बराबर है, एक वर्ण लिखा जाए इतना उनके बीच में अंतराल है। इसके बाद अगर हम बात करें 5 नंबर है आकांक्षा।
वाक्य को पढ़कर या सुनकर श्रोता की जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने वाक्य को पढ़ लिया और हमारी जिज्ञासा है वो शांत नहीं, यानी क्योंकि वाक्य एक सार्थक इकाई है, वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। वाक्य क्या है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। इसलिए वाक्य को पढ़ने और सुनने के बाद श्रोता की जो जिज्ञासा है वो शांत होनी चाहिए। तो वाक्य को पढ़ने ओब्लिक सुनने के बाद श्रोता यानी पाठक, श्रोता कह दो या पाठक, श्रोता तो सुनने वाला है और पाठक है पढ़ने वाला है। वाक्य को पढ़ने सुनने के बाद श्रोता ओब्लिक पाठक की जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। जिज्ञासा क्या है? शांत होनी चाहिए। वाक्य को पढ़ने सुनने के बाद श्रोता या पाठक की जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? शांत होनी। जैसे मैंने कह दिया वह है, अब ये आधा अधूरा वाक्य है। वह है, अब वह क्या है? इस प्रकार बहुत सारे हमारे दिमाग में प्रश्न उठते रहते हैं। यानी श्रोता और जो पाठक है उनकी जिज्ञासा शांत है। मैं ये कह दूं कि वह किसान है, तो ये वाक्य है। यानी वाक्य को पढ़ने के बाद श्रोता की जिज्ञासा है वो शांत हो जानी चाहिए, क्योंकि वाक्य भाषा की प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई मानी जाती है। इसका मतलब प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई है और फिर उस इकाई को पढ़ने के बाद श्रोता या पाठक की जिज्ञासा है वो शांत होनी चाहिए। तो यह आकांक्षा। के बाद अन्वय 6 नंबर है, वो है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ क्या होता है? मेल। वाक्य में प्रयुक्त काल, कारक, वचन, लिंग का क्रिया के साथ मेल होना चाहिए। यानी वाक्य में प्रयुक्त काल, कारक, वचन तथा लिंग का क्रिया के साथ मेल होना चाहिए। यानी वाक्य में कौन सा काल है, कौन सा कारक है, कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है, कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ है, इनका क्रिया के साथ अन्वय यानी मेल होना चाहिए। अगर मेल नहीं होगा तो वाक्य गलत माना जाएगा और वहां पर त्रुटि कौन सी होगी? अन्वय की त्रुटि होगी। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि एक वाक्य दे देते हैं कि उनमें कौन सी त्रुटि है। तो अन्वय की त्रुटि वो होती है कि वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त होंगे ना उनके अनुरूप ही क्रिया आनी चाहिए।
जैसे कर्ता एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग में आनी चाहिए। अगर कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में आनी चाहिए। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी किस में आनी चाहिए, बहुवचन में आनी चाहिए। ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया का मेल होना चाहिए, यानी अन्वय होना चाहिए। जैसे मैं एक बात लिखूं यहां पर है, राम खाना खाती है। अब यहां पर देखो कि कर्ता एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी किस में आनी चाहिए, एक वचन पुल्लिंग में आनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक वचन में जरूर है लेकिन स्त्रीलिंग में आ गई। इसका मतलब है कि क्रिया का अन्य शब्दों के साथ मेल नहीं हुआ है। तो यहां त्रुटि कौन सी है, यहां त्रुटि है अन्वय की त्रुटि मानी गई। अब ये वाक्य दे दे और आपसे पूछ ले कि इसमें त्रुटि कौन सी है। राम खाना खाती है, वाक्य में त्रुटि है, वाक्य में त्रुटि अन्वय की है। अगर मैं यहां पर यह लिखूं कि राम खाना पीता है, तो हमारे यहाँ एक समाज में परंपरा है कि खाने को खाया जाता है, पिया नहीं जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर योग्यता की त्रुटि है, क्योंकि हमने योग्य शब्द का चयन ही नहीं किया है। यहाँ पर हमने योग्य शब्द का तो चयन किया है, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा कि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ये नहीं आया है। कर्ता एक वचन पुल्लिंग में है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग में आनी। जैसे सीता गाना गाता है। अब यहां पर सीता एक वचन स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में आनी चाहिए। सीता गाना गाती है, इस प्रकार से आती तो क्रिया का अन्य शब्दों के साथ अन्वय हो जाता, मेल हो जाता। और यहाँ पर क्रिया का मेल नहीं है तो यहाँ पर त्रुटि कौन सी है, वाक्य भी गलत है और अन्वय की त्रुटि है। यहाँ पर त्रुटि कौन सी है, अन्वय की त्रुटि है। तो आज हमने सबसे पहले एक नया टॉपिक शुरू किया था, आज हिंदी व्याकरण का वाक्य विचार। वाक्य की परिभाषा हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। इसके बाद हमने देखा एक व्याकरणिक परिभाषा के निश्चित क्रम में व्यवस्थित सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनको पद कहा जाता है। अलग अलग है तो ये शब्द है, इनको व्यवस्थित क्रम में लिखकर एक वाक्य बना देते हैं तो ये फिर शब्द ने होकर के क्या कहलाते हैं, पद कहलाते। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है और ये भी है वाक्य भाषा की प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई। प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई, वैसे भाषा की प्रथम सार्थक इकाई वाक्य है, लेकिन वाक्य नहीं। वैसे भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द है, लेकिन शब्द एक पूर्ण इकाई नहीं है, वाक्य एक पूर्ण इकाई है। तो प्रथम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। हमने अनिवार्य तत्वों के बारे में पढ़ा आज, कौन कौन से 6 माने गए। पहला पदक्रम, वाक्य में शब्दों का पद क्रम कैसे रहेगा, ये एक से अधिक कारक आते हैं तो इस प्रकार से रहेगा। दूसरा नंबर हमने पढ़ा सार्थकता, वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग करना है। अगर हम इस तरीके से निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर वाक्य भी गलत है माना जाएगा और उसमें त्रुटि कौन सी होगी, सार्थकता की त्रुटि होगी। फिर योग्यता, यानी योग्य शब्दों का ही चयन किया जाना चाहिए। शब्द समाज, इतिहास, काल और विज्ञान के विपरीत नहीं होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। अनुरूप अगर होगा, जैसे यहां पर अगर ये लिखा होता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, या इस प्रकार से लिखा होता इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, यहां पर अगर देश की प्रथम महिला नाम होता तो ये वाक्य सही है। लेकिन इसमें तो लिख दिया कि देश की प्रथम महिला, इंदिरा गांधी देश की प्रथम प्रधानमंत्री थी, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री वो नहीं थी। ये बात इतिहास के विपरीत है। सचिन ने रेडियो का आविष्कार नहीं किया, मार्कोनी ने किया। राम चाय खाता है, हमारे यहाँ समाज में चाय पी जाती है, खाई नहीं जाती। तो योग्य क्रिया का यहाँ ने प्रयोग नहीं किया है।
ये समाज की बात है। निकटता, निकट निकट होने चाहिए शब्द। आकांक्षा, वाक्य को पढ़कर सुनकर श्रोता या पाठक की जिज्ञासा है वो शांत होने। और अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है कि वाक्य में जो अन्य शब्द होते हैं उनका क्रिया को छोड़कर जो भी अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका क्रिया के साथ मेल होना चाहिए। अगर मेल नहीं है तो फिर वहां पर त्रुटि कौन सी है? अन्वय की त्रुटि। इस क्लास में बस इतना, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं और वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं, पर चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे।